राष्ट्रपति ऑफिस से जो सवाल पूछे गए हैं, वो मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ये सवाल अपने आप नहीं आए हैं। पॉलिटिकल स्टंट में 2 संवैधानिक पदों को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, आमने-सामने भिड़ा दिया गया है। किसी को भी लगाम पसंद नहीं। जो लोग भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो बेलगाम रहना चाहते हैं। लोकतंत्र और संविधान की क्या खूबसूरती है। जिस समुदाय को कभी क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, जिस समुदाय को कभी अछूत समझा जाता था, छाया से भी लोग दूषित हो जाते थे, उस समुदाय के 2 व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आदिवासी समुदाय से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दलित समुदाय में जन्मे बौद्ध हैं। और पहली बार एक बौद्ध समाज के व्यक्ति चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचे। लेकिन दिलचस्प है, आज पहला दिन और पहले दिन ही राष्ट्रपति के 14 सवाल, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आमने सामने। संदर्भ है कि पिछले महीने यानी अप्रैल में जस्टिस पार्दीवाला की खंडपीठ ने एक फैसला दिया, और फैसला था तमिलनाडु के राज्यपाल की कार्यशैली को लेकर कि कोई भी राज्यपाल एक तय सीमा के अंदर अगर बिल को वापस नहीं करता है तो उसको एक तरीके से पारित माना जाएगा, और ये राष्ट्रपति पर भी लागू है। इसी पर द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 14 सवाल पूछे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और इसमें एकदम व्यापक चर्चा करने जा रहा हूँ कि 14 सवाल के क्या मायने हैं। और दिलचस्प है कि सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के 2 सर्वोच्च शिखर पर हैं, दोनों आमने-सामने हैं। क्या इसी बहाने संविधान की व्याख्या होगी और संवैधानिक पदों पर बैठे, चाहे चीफ जस्टिस हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, सबकी सीमा निर्धारित हो जाएगी कि संविधान आखिर जहाँ साइलेंट है, उसकी व्याख्या कौन करेगा? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है छोटा-सा। जेपी सिंह साहब साथ में हैं, वो कानूनीविद भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, और लगातार आप अम्बेडकर नामा पर उनको सुन रहे हैं। तो 14 प्रश्न, दलित चीफ जस्टिस, ट्राइबल राष्ट्रपति और 14 सवाल। आज की चर्चा इसी विषय पर। स्वागत है सर। जी, नमस्ते। जी देखिए सर। सर, किसी को भी लगाम पसंद नहीं। हुँ, जो लोग भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो बेलगाम रहना चाहते हैं। सवाल 14 प्रश्न के पहले ये है कि क्या चुनी हुई सरकार जो प्रपोज कर रही है हुँ, उसको गवर्नर या राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति हुँ। उसको अनिश्चित निरर्थक काल कर के लिए, सकता है। नहीं, अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल तक लटका के बिना डिसीजन के, जबकि क्लियर कट है जी, कि आप एक बार जो है उसको रिजेक्ट करके भेजेंगे और दोबारा जब विधानमंडल या संसद से पास होके आएगा तो आपको दस्तखत करना पड़ेगा, और आप नहीं करना चाहते दस्तखत तो बेटर यू रिजाइन। ये एक परंपरा है, लिखा हुआ नहीं है। जी, आपको याद होगा जब आजादी के बाद हिंदू कोड बिल आया था जी, और उसको राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उसमें जो है हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। देखिए, हम सुनी हुई बात कह रहे हैं क्योंकि तब हम बिल्कुल शिशु अवस्था में थे। हम मतलब हमें उस तरह की जानकारी नहीं है जैसे आज हमको जानकारी हो जाती है। लेकिन जो सुना था कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने बजाय शक्ति प्रदर्शन के फिर उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर वो टुकड़े हुँ, टुकड़े में करके हिंदू उत्तराधिकार कानून तो हिंदू आपके डाइवर्स एक्ट की सब अलग अलग से पास हुआ, लेकिन वो हिंदू कोड बिल के नाम से नहीं हुआ। तो ये सवाल इस बात का है कि आप क्या मतलब अनिश्चित काल तक उसको लटका करके और जो है जी, राज्य विधानसभा को पंगु कर देंगे। तो एक बात ये है ना कि जो काम आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसको आप अप्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कई बार दोहरा चुका है। और
बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट की पीठ लीनियंसी बरतती है और बहुत से मामलों को एज इट इज छोड़ देती है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप जो है क्या कहते हैं, मतलब जो काम सीधे नहीं हुआ उसको आप जो है इनडायरेक्टली करते रहें और सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स करता रहे अगर चुनौती दी जाती है तो। हम्म। अब सवाल है कि जब अप्रैल के महीने में जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने पहली बार राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु समय सीमा निर्धारित की और पहली बार निर्धारित किया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा, तो इसमें क्या असंवैधानिक है? कहा हम्म। जाए कि राष्ट्रपति 5 साल निर्णय ले सकती है, तो 5 साल में तो वहां 2 बार चुनाव हो जाएगा किसी राज्य में, क्योंकि एक बार सरकार बनी, सरकार चली, तब तो विधानसभा में जो है विधेयक पेश हुआ, पास हुआ, और फिर गए गवर्नर क्या गया, उन्होंने कुछ दिन लटकाया, फिर जो है हुआ तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति अनिश्चितकालीन तक उन्होंने लटका दिया। तो फिर लटका करके फिर जो हुआ तो उसके बाद जो है पता चला कि लटकाए रखा और तब तक विधानसभा भंग हो गई। मतलब बहुत ही डिबेटेबल ये था। ये पूरे देश ने, पूरे कानूनविदों ने इसका स्वागत किया और ये जो है बहुत मिर्ची सरकार को लगी, क्योंकि आमतौर पर जब 1967 में मिली-जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, गैर कांग्रेसवाद लोहिया का सर पे चढ़ के बोलने लगा और मिली-जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब से केंद्र जो है राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस टैक्टिस का इस्तेमाल करता है। राज्यपाल अपने मन का निर्धारित करता है, यहाँ तक कि इसके ऊपर सरकारिया कमीशन तक बना जिसने जो है तमाम दिशा निर्देश दिए, लेकिन सुझावात्मक थे, क्योंकि उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था जो है आपके संविधान में। जी। सुझावात्मक थे तो वो सुझावात्मक संदेश को आप चाहे माने चाहे ना माने, जब चाहे उसका जो है आप उल्लंघन कर दें। तो ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा की है, तो इसमें क्या असंवैधानिक है जी। कि भाई आपको नहीं मंजूर है, आप वो के, लेकिन आपके पास एक जो अनिश्चित काल तक उसको दबा करके और जो काम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते आप रिजेक्ट कर दीजिए, भेज दीजिए उनको रिजेक्ट करके, फिर कि जो होगा होगा। या आप उसके ऊपर सीधे सीधे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमसे सलाह ले सकते हैं, जो सलाह आप अभी मांग रहे हैं वो जब आप विधेयकों को जो है क्या कहते हैं, जो कानून बनने के पहले अपने यहाँ लंबित रखते हैं निश्चित काल तक, फाइल पर जो है बैठ जाते हैं आपके अफसर, आप तो उसी समय आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ लीजिए कि संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया संवैधानिक है तो वो जब आप रिजेक्ट करेंगे तो फिर वो विधानसभा में नहीं पास होगा, क्योंकि भाई असंवैधानिक है। तो सवाल इस बात का है कि क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय की जा सकती है और अभ्यास का तरीका निर्धारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति मुर्मू ने विधेयकों को मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट से यही सवाल पूछा है। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शीर्ष अदालत से राय मांगी है। क्या उनकी कार्रवाई न्यायोचित है और क्या संविधान में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में उन पर ऐसी सीमा लागू की जा सकती है, समय सीमा? तो मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके यहाँ कोई विधेयक आता है, आपके यहाँ कोई विधेयक आता है, आपको कोई उस पर उसके संवैधानिकता को लेकर सवाल है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से, जो अभी आपने 143 में राय लिया, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति का पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद है, नॉन पॉलिटिकल पद है। और ये जी जो ड्रामा राज्यों में चल रहा है राज्यपालों के माध्यम से, ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है। तो इस जी पॉलिटिकल स्टंट में 2 संवैधानिक पदों को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, आमने-सामने भिड़ा दिया गया है। यदि भिड़ाया गया है, तो ज़ाहिर है कि राष्ट्रपति ऑफिस से जो सवाल पूछे गए हैं, वो मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ये सवाल अपने आप नहीं आए होंगे। क्या संकेत है, क्या इशारा है? नहीं नहीं, ये तो निश्चित है, ये तो सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से सवाल पूछवाया है, हुँ, इसमें तो कहीं दो राय नहीं, ये तो अघोषित चीज है ना। हुँ, राष्ट्रपति जो है सरकार की सलाह पर ही जो है, और आज गवर्नर जो है क्या कहते हैं उनको काम करने का प्रावधान संविधान में है।
यहाँ तक कि अगर वो जो है आपका जो दोनों सदनों को संबोधित करते हुए जो अभिभाषण पढ़ा जाता है गवर्नर का चाहे राष्ट्रपति का, जी, वो भी सरकार तैयार करके देती है। जी, उनका जो है कोई वो विवेक नहीं होता कि उसमें क्या लिखा है उसको ना पढ़ें। ये तो पहली बार बीजेपी की सरकार में हुआ है कि गवर्नर ने जो है वो राज्य का जो है वो सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण जो है नहीं पढ़ा, जिसमें राज्य सरकारों की प्रायोरिटी गिनाई जाती है। तो हम्म। ये तो अघोषित है। सवाल इस बात का है कि राष्ट्रपति की राय उसमें क्या है क्या नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला और उसने राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाई क्षमादान की, तो राष्ट्रपति के यहाँ से वो सवाल गृह मंत्रालय में भेजा जाता है जी, 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 और गृह मंत्रालय की राय के अनुसार राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं या राष्ट्रपति जो है वो क्या कहते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। राष्ट्रपति सीधे सीधे उसमें जो है फैसला नहीं लेते, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका होती है। लेकिन वो रिकमेंडेशन। इस तरह से कुछ चीजें अघोषित रखी गई हैं कि है सब लिख मैंने प्रावधानित, लेकिन इस तरह की अघोषित रखी हुई है कि किसी के पद और गरिमा को ठेस न पहुंचे, लगे कि वो सर्वोच्च पद है। लेकिन राष्ट्रपति को इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति या गवर्नर रबर स्टैंप है। चूंकि गवर्नर जो है वो केंद्र के समय राष्ट्रपति से गवर्न होते हैं, इसलिए गवर्नर राज्य सरकारों की अवहेलना करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राज्य आपके सरकार की केंद्र सरकार की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि उनके ही जो है वो सुझाव पर उनको सब करना हो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ये सब जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। और बाकी ये 14 सवाल राष्ट्रपति पहले भी पूछ सकती थी जब संजीव खन्ना साहब थे, हम्म। लेकिन सरकार ने नहीं पूछा। मैंने आपको पहले भी वक्फ कानून पर बताया था कि किस तरह जो है वो बेंच हंटिंग का प्रयास किया गया, लेकिन वो बेंच हंटिंग की बात जो है हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने समझ ली और उन्होंने उसको जो है गवाई साहब की कोर्ट में निर्धारित करके 15 तारीख डेट लगा दी। अब आज डेट लगी है, इसमें भी सरकार की मंशा यही थी कि इसमें अनिश्चितकालीन डेट लगे, लेकिन उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं मंगलवार की डेट लगा दी है कि मंगलवार को हम अंतरिम आदेश पर जो है सुनवाई करेंगे। जी। सवाल इस बात का है कि अंतरिम आदेश एक बार हो जाए कि ये रुक गया और रुकने के बाद फिर चाहे जितने दिन बाद सुनवाई हो, लेकिन ये बेंच हंटिंग का कहीं ना कहीं सरकार को है, क्योंकि इसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, वो राष्ट्रवादी जज माने जाते हैं। उनके हम्म, तमाम फैसलों में राष्ट्रवाद का पूत होता है। और ये आपको अभी कल परसों में दिखाई पड़ जाएगा जब उनके यहाँ जो है क्या कहते हैं आपके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुनवाई के लिए आएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि जो है पीठ का रुख क्या है, राष्ट्रवाद का रुख हम्म, है या जो है वो कानून और संविधान के प्रति जो है निष्ठा का रुख। तो हम्म, ये जानबूझ के ये किया गया कि इसके बाद इनको चेंज करके और आते ही इनके ऊपर दाग दिया गया कि देखें इसमें क्या कहते हैं। ये कहीं ना कहीं हम्म, इनके ऊपर बनाने की कोशिश भी माना जा सकता है। हम्म। अभी तो दागा हुआ है, हम लोग तत्काल इस पर बहस कर रहे हैं, अभी बहुत लंबा इसके ऊपर चीजें पढ़ने को नहीं मिली, नहीं अभी सामने आई। अभी तो जो प्रथम दृष्टया हम लोग अपना रिएक्शन जो है मतलब क्या कहते हैं व्यक्त कर रहे हैं। सर, एक तो सवाल है, दो छोटे छोटे सवाल करूंगा। जी जी देखिए, गवर्नर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्यों में। ठीक है सर। जी अभी जहां जहां गैर भाजपा सरकार है, वहां पे गवर्नर जानबूझ के अड़ंगा लगाते हैं। ये सब दिख रहा है, जी तमिलनाडु के केस में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, बंगाल में, जी तमाम जगह ये सब दिख रहा है। इस पर जी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसको किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता, आम एक जी कॉमन सिटीजन के हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो जी क्या जी केंद्र सरकार ने इसको दिल पे ले लिया कि हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे? बात दिल की नहीं है। बात अगर केंद्र सरकार इस पर कोई संशोधन लाती है, ये लाती है, तो चूंकि उसका बहुमत नहीं है आपके संसद में, तो जी, वो साथ में परसेप्शन भी बहुत खराब होगा कि केंद्र सरकार किसी न किसी प्रकार राज्यों को डिस्टेबलाइज रखना चाहती है गवर्नर के माध्यम से। इसलिए राष्ट्रपति के कंधे पे बंदूक रख के चला दी जाएगी सवालों के माध्यम से। जी, जी, जी।
और फिर एक दलित राष्ट्रपति ने एक दलित चीफ जस्टिस से ये सवाल पूछा है। आदिवासी इसको भी राष्ट्रपति ने इसकी भी आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप थोड़ा। कोई सवर्ण पूछता जो है या सवर्ण से दलित पूछता तो जो है उसकी क्रोनोलॉजी दूसरी होती, उसका रिपरकशन दूसरा होता। अब एक दलित ने एक दलित उससे पूछा, और अगर जो है मान लिया कि चीफ जस्टिस साहब इसके विपरीत अपनी राय दे दें कि ऐसा नहीं हो सकता, तब तो पूरी कवायद ही निरर्थक हो जाएगी और फिर से गवर्नर रूल हो जाएगा, जैसे कि जो है क्या कहते हैं अभी तक चलता रहा है। लेकिन हमने आपसे कहा कि 1967 में जब से गैर कांग्रेसवाद की सरकारें बनने लगी, तब से ये तमाम जो है वो क्या कहते हैं केंद्र सरकार गवर्नर के माध्यम से डिस्टेबलाइज करती रही, सरकारें बर्खास्त होती रही। इस साल मुंबई में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के पटल पर तय होगा कि किसका बहुमत है किसका नहीं है। सरकारिया कमीशन ने तमाम जो है वो निर्देश दिए कि राज्यपाल और सरकारों का टकराव बजरिए केंद्र, इसके पीछे है केंद्र, लेकिन टकराव हो रहा है राज्यपाल और राज्य सरकार का, इसको जो है क्या कहते हैं रोका जा सके। अरे अगर असंवैधानिक है तो असंवैधानिक को तो कभी कोई संवैधानिक नहीं बना सकता, चाहे जितना विधानसभा से पास हो जाए लोकसभा से पास हो जाए। आए दिन लोकसभा से ही पास हो कानून बने, कानूनों को जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करता है कि नहीं करता, करता है ना कि हम्म भाई ये संवैधानिक है, ये कानून के शासन के विपरीत है। तो सवाल है कि ये तो सब आप समझिए कि राजनीति है, और राजनीति में जो है बहुत चीजें जो परोक्ष रूप से जो बैठी लड़ा जाता है या पैदली लड़ाना जिसको कहते हैं पैदली लड़ाना, लड़ हम आप रहे हैं लेकिन लड़ा रहे हैं पैदल को। तो जो पैदली लड़ाना है ना वो सब उसी की कवायद है। अब जो 14 प्रश्न है जरा उसको सुनिए। हम्म राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक को की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हम्म दूसरा सवाल है क्या संवैधानिक आदेशों के अभाव में राष्ट्रपति न्यायिक रूप से निर्धारित समय सीमा से बंधे हैं। तीसरा सवाल है क्या राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखे जाने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक है। अब हम्म देखिए वो वाला सवाल भी इनडायरेक्टली आ गया, जब उन्होंने कहा कि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। इसलिए फिर सवाल है कि क्या न्यायपालिका, क्या न्यायालय किसी विधेयक के कानून बनने से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति के निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। फिर सवाल है क्या हम्म अनुच्छेद 142 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णयों को रद्द करना है प्रतिस्थापन करना स्वीकार्य है। अरे 142 में तो तमाम निर्णय, आपका जो बाबरी मस्जिद की के विध्वंस के बाद वहां बन गया राम जन्मभूमि 142 में, 142 में तो 3 तलाक आपने सुन लिया, हम्म 142 में तो आपने पता नहीं कौन कौन से निर्णय करते हैं। क्या हम्म राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून बन सकती है। अब ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि हम्म जजमेंट में है कि अगर 1 महीने में राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी तो विधेयक पारित माने जाएंगे। राष्ट्रपति ने 3 महीने में अगर जो है रिजेक्ट नहीं किया तो विधेयक पारित माने जाएंगे। उस पर यह सवाल है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून बन जाता है। और जो आपके तमिलनाडु में 10 कानून लंबित थे, विधेयक लंबित थे जिसको ये पास नहीं कर रहे थे, जब ये आदेश आ गया तो उन्होंने उसकी अधिसूचना जारी करके उसको कानून बना के लागू कर दिया। फिर सवाल है कि क्या संवैधानिक व्याख्या के प्रश्नों को पहले अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान पीठ को भेजना चाहिए। फिर सवाल है कि क्या अनुच्छेद 142 प्रक्रियात्मक मामलों में आगे बढ़कर ऐसे फैसले की अनुमति देता है जो मौजूदा कानूनों या संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हों। फिर सवाल है क्या केंद्र और राज्य विवादों को अनुच्छेद 131 से बाहर सुलझाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करता है। फिर असली बात यह है कि क्या बिल की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय तो कर दिया है। ये सवाल तो राष्ट्रपति ऑफिस से पूछा जाना चाहिए कि एक लोकप्रिय सरकार, हाँ जी, पॉपुलर गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का बिल अगर आपके पास आता है तो क्या आप 5 साल रोक के बैठ सकती हैं? यही नहीं, या आप कितने दिन तक उस पर विचार नहीं करेंगे। हाँ आप कितने दिन तक उस पर, या संसद से भी पारित होकर के आता है तो आप उस पर कितने दिन विचार नहीं करेंगे। फिर संसद का क्या मतलब है, क्या इस देश में कोई जो है वो आपका क्या कहते हैं राष्ट्रपति सरकार तो है नहीं। ये तो तानाशाही राष्ट्रपति हो तो गया एक ना। कैपिटल हेड जो है एक ऑर्नामेंटल कैपिटल हेड के रूप में है जो सरकार के सलाह पर काम करता है।
तो सवाल इस बात का है कि आप अनिश्चित काल तक जो लोकप्रिय सरकार है उसके निर्णयों पर कितनी देर कुंडली मार के बैठ सकते हैं। फिर आप हमको बताइए, तमाम सरकारों को गवर्नर बर्खास्त कर देते हैं और जो है उस वो हाई कोर्ट से बहाल सरकारें हो जाती हैं। ये क्या है? हम्म। हाई कोर्ट बहाल कर सकती है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं जो है सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकती? और जो उनके ऊपर धनखड़ साहब ने अटैक किया था इस सब मामले को लेकर के, तो उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी जो है सरकार का निर्णय होता है उसकी संवैधानिक परखने का अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है और सुप्रीम कोर्ट ये काम करता है। इसमें पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है। तो अगर हम्म। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है तो गवर्नर और राष्ट्रपति की भी सुपरमेसी नहीं है, हम्म। क्योंकि पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल से ही गवर्नर और राष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं मतलब हैं और बंधे हुए हैं। आपको बिल्कुल सब क्लियर कट प्रावधान है इसमें कि आप बिना उनकी सलाह के कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, आपको इतना विवेकाधिकार दिया गया है कि आपको अगर किसी बिल में कुछ आपको गड़बड़ लगता है, ये लगता है, तो आप उसको फिर से विधानमंडल या भेज संसद में सकते हैं। वापस कर सकते हैं। लेकिन जी। जो वापस करेंगे वो फिर से पास होके आ जाएगा तो आपके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो दस्तखत कीजिए या नमस्ते कीजिए। रिजाइन कीजिए। फिर उसमें कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और ये सब कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट से कई कई मामलों में अलग अलग भी जो है ये सब जो है सिद्ध हो चुका है। ये सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता दे चुकी है, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं कि अगर संविधान से चलेंगे तो जो प्रावधान है वो है। अब संविधान सभा और बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे तो बहस बहुत लंबी हुई, लेकिन वो सब लोग ये मान के चल रहे थे कि देश इतने झंझावात से इतने 100 सालों के बाद हर आदमी को एक व्यक्तिगत अधिकार मिला है, व्यक्तिगत पदाधिकार का अधिकार मिला है, वो सरकार चुनने का अधिकार मिल रहा है। देश में राजशाही, नवाबशाही, बादशाहशाही के बाद जो है लोकशाही की जो है स्थापना हो रही है। तो लोग आदर्श स्थिति में चलेंगे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि केंद्र सरकार जो है राज्यों को इस तरह डिस्टेबलाइज करेगी और जो है क्या कहते हैं गवर्नर और राष्ट्रपति मिलके जो है विधानसभा को पंगु बना देंगे, अगर विशेष रूप से जो है क्या कहते हैं वो विपक्ष की विधानसभा हुई तो। जी। और ये भी प्रावधान रखा गया कि इस एक साथ जो 3 इंजन और 2 इंजन की सरकार कही जा रही है उसका कोई नहीं, जहां जिसको जो चुनना हो चुने। वो 3 इंजन, 1 इंजन, 2 इंजन नहीं माना जाता है। जब सरकार बन गए तो ये भी सरकार, राज्य की भी सरकार, और एक का अपना अपना अधिकार, अपना अपना जो है वो है। संविधान में ये भी बता है कि किसके अंतर्गत क्या होगा। कोई एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सब्जेक्ट तय चलते तय हो चलते। गए हैं, या तो जी जी। सब्जेक्ट तय हो गए हैं तो भी जो है लोग हस्तक्षेप करने पर आमादा है। जी चलते चलते प्रसंगवश एक सवाल मेरे जहन में आ गया, तो एक संक्षिप्त बोलिए, उत्तर। बोलिए सर। अ, आदिवासी राष्ट्रपति दलित चीफ जस्टिस, 14 सवाल पहले थे। प्रसंगवश वैसे जैसे सोफिया कुरैशी अभी सेना का जो है नेतृत्व कर रही थी, वो ईमानदारी से भी जीत जाती तो भाजपा का विजय शाह नेता जो है वो भी क्या कहता कि आतंकी के बहन से आतंकी को मरवा दिया। हार जाती तो उनको आतंकी, इन्हीं को आतंकी घोषित करता। उनके ऊपर हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए एफआईआर करने। क्या ये कुछ लीलाएं हैं कि आपस में कैसे कन्फ्रंटेशन? नहीं जीत नहीं, किसी और का लीलाएं सजेगा। नहीं है। ये देखिए, इन्होंने इस तरह लोगों को मुंह छोड़ बना दिया है, मुंह छोड़। एक हाथ छोड़ होते हैं, एक मुंह छोड़ होते हैं। मुंह हम्म। छोड़ वो हैं जो किसी बात में बिना जो है मुंह से जो है वो क्या कहते हैं जहर निकाले, उनका जो है चैन नहीं है। जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते उस पर भी कुछ न कुछ टांग लाते हैं, बोलते हैं। हाथ छोड़ वो हैं कि कोई बात सुने बिना पहले ही जो है तड़ातुड़ी शुरू कर देते हैं। तो ये जो हाथ छोड़ और मुंह छोड़ इन्होंने जो बना दिया है, और वो पहले से भी बहुत विवादास्पद व्यक्ति हैं। वो पहले भी आपको जो शिवराज जी सिंह जी की जी। पत्नी के बारे में पता नहीं क्या कह चुके हैं। महिलाओं के हम्म। बारे में पहले भी उनकी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां रही। वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं स्टे कराने के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी रिजेक्ट कर झाड़ दिया। लगाई। हम्म। हाँ, विजय साहब को उन्होंने माफी भी मांगी। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस पे सुनवाई करेगा कि उनका जो है स्टे करे कि नहीं। एफआईआर दर्ज हो गई है, जी। एफआईआर वहां
कांग्रेस के जीतू पटवारी के एप्लीकेशन पर जो है वहां दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वो कोर्ट का आदेश था कि एफआईआर दर्ज की जाए। उन पर एफआईआर दर्ज की गई और तुरंत हाई सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको झाड़ भी लगाई और उनको स्टे भी नहीं दिया है। ये लीला जो है ना इनकी, देखिए ये इनके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि ये सब संघ परिवार, इनका सहस्त्र फण है, फण। एक ही समय में एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा, पांचवा कुछ बोलेगा, छठवां अंतिम कुछ में बोलेगा। माफी भी मांग लेगा। और जो पॉलिटिकल विंग है, हाँ माफी मांग लेगा। और पॉलिटिकल जो विंग है वो कहेगा हमें हमारे एजेंडा में ये सब नहीं है। और जब अगर वो एजेंडा पूरा हो जाएगा तो कहेगी कि आज का दिन मोदी जी की वजह से आया, आज का दिन साफ साफ की वजह से आया। पहले कहती थी आज का दिन अडवाणी की वजह से आया है, आज का दिन जोशी की वजह से आया है। उसके पहले कहती थी कि आज का दिन बलराज मधोक की वजह से आया है। तो ये सब जो है ये इनकी जो है सहस्त्र की लीला है। सबसे पहले तो इस देश में इस बात पर बहस चलनी चाहिए कि क्या कोई आरएसएस जैसा संगठन बिना सदस्यता सूची के चल सकता है? उसको चलने की हम्म। इजाजत होनी चाहिए। जी चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और 14 जो सूत्री प्रश्न है, इस पे क्या जवाब जाता है, बड़ी बहस जारी रहेगी। और वक्फ बोर्ड बिल वाला जो मामला है, उस पे भी सुनवाई होना है। उस पे भी अगले हफ्ते भाई, जो है इन्होंने संभव। वो प्रश्न का क्लेरिफिकेशन मांगा है। वो प्रश्न हम्म। का क्लेरिफिकेशन यही होगा कि जो संविधान सम्मत है वो फैसला दिया गया है। अभी रिजल्ट भी सुन लीजिए। जी। और जो है वो क्या कहते हैं, अगर संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है तो साथ में ये भी है, अभी तक की जो पुराने जजमेंट्स हैं, सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस सब के आधार पर यही लिखा गया है, यही होगा कि आप जो है क्या कहते हैं अपने अधिकारों के माध्यम से चुनी हुई राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। ये डिस्टेबलाइज करने का कहीं से आपको लाइसेंस नहीं मिला। चलिए सर, इसका बहुत बहुत उत्तर शुक्रिया। और आपको बता जी दिया। बाकी जब उत्तर जाएगा तो हम लोग फिर बहस करेंगे इस पर। जी जी, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू।